हौसले बुलंद हो तो राह आसान होती है, मुश्किलों के आगे ही तो असली पहचान होती है। हर काली रात के बाद ही एक नई सुबह होती है और इसी नई सुबह को हाल ही में देखा है हमारे कालू के होनहार लाडले मोहित सोलंकी ने। कैसा रहा उसका संघर्ष, कैसा रहा उसका सफ़र, आइए जानते हैं, रूबरू होते हैं। सह सने वंदे। अजय आर्ट्स पर जीत का जश्न जारी है और जीत के इस जश्न को रोशन करने वाले हमारे कालू कस्बे के सितारे हैं। वो सफलताओं का परचम पूरे भारतवर्ष में फहरा रहे हैं। हम सबको इन सब पर गर्व है, गुमान है। उसी सिलसिले में आज नई प्रतिभा से हम रूबरू हो रहे हैं। हालांकि उसके बारे में मैं जानकारी रखता हूं, इसका कारण है मेरे परम प्रिय सखा प्रेम रतन जी सोलंकी। प्रेम रतन जी सोलंकी के ही परिवार से एक कालू का रत्न है मोहित सोलंकी, सुपुत्र गोवर्धन लाल जी सोलंकी, जो कि सोपौत्र है श्रीमान तुलसाराम जी सोलंकी। तो आइए उससे मिलते हैं और जीत के इस जश्न को जारी रखते हैं। अजय आर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है प्रिय मोहित। धन्यवाद। मैं आप सबको हर्षपूर्वक ये बताना चाहूँगा कि मोहित का रेलवे की भर्ती परीक्षा में नर्सिंग अधीक्षक के पद पर हाल ही में चयन हुआ है। मोहित, ये सफलता प्राप्त करके कैसा महसूस कर रहे हो? जी, ये सफलता प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? कहीं बाहर पढ़े हो या यहीं कालू में ही पढ़े? सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालू से हुई है और मैं 12th में साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आपने साइंस स्ट्रीम को चुना? जी जी। 12th के बाद क्या किया? जी, मैंने 12th के बाद GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स मैंने किया था, जो PBM हॉस्पिटल बीकानेर से, जो एक 3 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन नर्सिंग। तो अब हमारे कालू कस्बे के बहुत सारे बच्चे हैं वो साइंस बायो स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। जी जी जी। तो उनकी जानकारी के लिए आप ये बताओ कि उस कोर्स में कैसे एडमिशन लिया जाता है? जी, उस कोर्स में पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, लेकिन अभी जो करंटली उसके अंदर जो परसेंटेज बेसिस के ऊपर ही क्या है कि उसके अंदर सिलेक्शन होता है। साइंस बायो लेने के बाद प्रायः देखा जाता है कि बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। आपने नीट का ऑप्शन क्यों नहीं चुना या चुना था? नीट की तैयारी उत्कर्ष कोचिंग से मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि जो मार्च 2020 के अंदर कोविड के अंदर लॉकडाउन लग गया था। तो उसके कारण क्या है कि ऑफलाइन सारे सेटअप थे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सारे के सारे बंद हो रखे थे। तो फिर मैंने घर से बैठ के तैयारी स्टार्ट करी थी और मैंने लगभग नवंबर 2020 तक मैंने नीट की तैयारी जारी रखी। उसके बाद क्या है, मेरा जो PBM हॉस्पिटल के अंदर GNM के कोर्स में मेरा चयन हो गया था। तो नीट की तैयारी थी वो कंटिन्यू रखने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके अंदर इफ़ेक्टिविटी में इतना क्वालिटी स्टडी मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम कोविड के अंदर PBM में क्लिनिकल ड्यूटियाँ लगती थी वार्ड के अंदर। नीट को फिर मैंने गिव अप करा और फिर मैंने अपना प्रेफरेंस दिया। इस सीधी और सरल भाषा में बताएं कि आपने नौकरी के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं और उनमें परिणाम क्या रहा? जी, मैंने नौकरी के लिए मैंने अपनी लाइफ में 6 एग्ज़ाम दिए थे अभी तक। उन 6 के अंदर मैं सिलेक्टेड हूँ अच्छी रैंक से। मैं ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसने अब तक 6 कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, वो भी सर्विस के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए, और 6 के 6 में इसने सफलता हासिल की है। अगर कोई ये कहता है कि नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरी है कहाँ, तो ये सीधा जवाब है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपने जो फील्ड आपकी अपनी रुचि का चुना है तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलती है, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। तो आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, संक्षेप में बताएं। उनका वो था NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की एक पोस्ट होती है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। इसके लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो उसके अंदर जो मेरी थी वो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थी, पहली रैंक थी बठिंडा यूनिट से। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है।
उसके बाद में मैंने जो था वो अपने राजस्थान CHO और राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर जो राजमेश के अंतर्गत आती है NHM के अंतर्गत, वो मैंने एग्ज़ाम दिए थे, जिनमें से राजस्थान NHM के अंदर मेरी OBC रैंक फर्स्ट और जो CHO थी उसमें मेरी 138 रैंक थी। उसके बाद में मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया था RRB, वो भी गोरखपुर जोन से। तो उसके बाद में मैंने दिया था BTSC जो बिहार नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, वो मैंने एग्ज़ाम। अभी जिस पोस्ट पे आप हैं, जी जी ये कौन सी पोस्ट है और कहाँ पोस्टिंग है आपकी? जी, अभी मैं करंटली जो है RRB गोरखपुर जोन में, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसमें मैं अभी नर्सिंग अधीक्षक के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और करंटली जो मेरी पोस्ट है वो सर्जिकल स्टोर इंचार्ज है डिवीज़नल रेलवे हॉस्पिटल इज्जत नगर के अंतर्गत, जो बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। उत्तर प्रदेश में जी। बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पोस्टिंग है। जी 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 इस परीक्षा की तैयारी जी जी आपने किस प्रकार से की? जो RRB के अंतर्गत, जिसमें मतलब 100 ट्यूशन होते हैं, उनमें 70 तो अपने नर्सिंग से होते हैं और जो 70 होती है वो नॉन नर्सिंग होती है। उस नॉन नर्सिंग के अंदर मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल साइंस, इसके अलावा इंग्लिश ये होती है। 70-30 का रेशियो 70-30, रहता बिल्कुल 70-30 का रेशियो रहता है इसमें। है। अच्छा, तो इसकी तैयारी आपने अब सेल्फ स्टडी से की या कोचिंग की क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं जो एक्सपीरियंस होते हैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि जो आप कोचिंग के बिना भी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अभी तक कहीं से भी कोचिंग नहीं करी है। और जो मैंने जो स्टडी है, मैं मेरे GNM सेकेंड, मेरे फर्स्ट ईयर तो नीट के कारण मैं इतना इफेक्टिवली से मैं दे नहीं पाया मैं, लेकिन मैंने जब GNM सेकेंड ईयर से मेरी नर्सिंग को प्रेफरेंस देते हुए तैयारी स्टार्ट करी थी, तो सेकेंड ईयर से ही मैंने अपनी तैयारी को रखा था। और मतलब धीरे धीरे करते करते मेरे को ज़रूरत पड़ी नहीं, मेरा बेस, मेरे फंडामेंटल्स है वो इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो फिर ये एग्ज़ाम निकल गए थे। इसके लिए मेरे को कोई कोचिंग, अनदर कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। जी। अच्छा, फंडामेंटल्स आपके अच्छे मेरे को लगता है। आपको हालांकि मैंने पूछा नहीं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके सीनियर हायर सेकेंडरी में 12th में कितने परसेंटेज थे? जी, मेरे जो 12th के अंदर 87.20% थे और 10th में मेरे 84.17% है। तो शुरू से ही आप होनहार विद्यार्थियों की श्रेणी में रहे हैं। हालांकि वो परिस्थितियां ऐसी बन गई, और कुछ हो सकता है घर की परिस्थितियां भी ऐसी थी नहीं कि आप ज़्यादा समय दे पाएँ, तो कहीं ना कहीं आपके मन में मलाल है क्या कि रीट नहीं दे पाया? रिग्रेट होता है, अभी रिग्रेट रहता है कि काश मैं नीट दे पाता तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाता मैं नीट के अंदर। लेकिन ये है कि फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि आपने जिन परिस्थितियों से होकर के और अपने आप को साबित किया है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है हमारे कालू के सभी विद्यार्थियों के लिए। आपकी जो सरलता है, आपका जो सीधापन है, और लाइमलाइट से आप हमेशा दूर रहते हैं, तो ये बातें बहुत ज़रूरी है एक विद्यार्थी के लिए, उसकी मेहनत के लिए। तो आप हमारे विशेष तौर से कालू कस्बे में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें ताकि आपकी तरह जल्दी वो सफल हो सकें? अभी जैसे कि अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से आ रहा है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा नीट पे रखिए। साइंस का बच्चे को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आप नर्सिंग के अंदर आओ, फर्स्ट प्रायोरिटी आप नीट के अंदर दीजिए। हाँ, अगर नीट के अंदर आप एक बार ट्राई, लेकिन ज़्यादा ट्रायल मत दो। क्या है कि बच्चे, मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं कि जो नीट के अंदर अपने आप को झोंक देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, जो टाइम होता है वो प्रीशियस रहता है। धीरे धीरे आदमी की जो इफेक्टिविटी होती है वो भी क्या है धीरे धीरे घटती रहती है। फिर क्या है कि खुद पे ऊपर से विश्वास भी कम होता रहता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो उस चक्कर में नहीं पड़े। और हमेशा मैंने एक चीज़ हमेशा खुद के अंदर रखा है कि ऑलवेज़ हैव ए बैकअप प्लान। आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, ताकि आप एक के अंदर बाई चांस असफल भी हो जाए तो दूसरा आपके जो रिग्रेट हो रखा है उसको कंपेंसेशन कर सके। वो आपको क्या है कि डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। जैसे कि अगर कोई नीट कर रहा है तो नीट के साथ साथ क्या है कि वो ग्रेजुएशन अपनी कंटिन्यू रखे नॉन कॉलेजिएट से, ताकि भाई बाई चांस नीट नहीं क्लियर कर पा रहा है तो वो ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट हो उसकी के अंदर नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो आराम से नर्सिंग के अंदर आ सकता है। नर्सिंग का सिंपल सा एक ये रूल है कि बंदा जो है वो कभी बेरोज़गार नहीं रहता नर्सिंग के अंदर। भीड़ की तो बात बिल्कुल ही मत कीजिए। और दूसरी बात ये कि तैयारी कंटिन्यूटी आप मेंटेन करते रहिए। ये मोहित की बात यही है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी,
आप तैयार रखिए और किसी ऐसी भी बात नहीं है कि ये ही करना है मुझे। निश्चित रूप से आपकी सफलता के पीछे आपकी कड़ी मेहनत है। इस मेहनत के साथ साथ इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी, अब मैं जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को ही देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि सबका सपोर्ट रहता है, सबका फेथ रहता है कि वो बच्चा कुछ करेगा, तो वही है। घर वालों का तो प्रायोरिटी का हाथ रहता है। पापा जी क्या करते हैं? जी, मेरे पापा जी सिलाई का काम करते हैं। और घर में और कौन कौन है? घर में एक छोटी सिस्टर है, मम्मी है। जी। दादाजी दादी जी? दादा दादी जी भी। एक महीने में 6 नौकरियों के लिए कॉल लेटर आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इतनी तैयारी में इतना लंबा समय आपने दिया है। कोविड का वो समय भी आया है, उसका भी आपने सामना किया है। उस दौरान कभी न कभी निराशा के पल भी आए होंगे, तो उन निराशा के पलों में आपने मोटिवेशन कैसे हासिल किया, क्या कुछ किया, आप बताओ। जी, माता रानी की कृपा ही रही है कालू वाली माँ कालका की, कि अभी तक तो भगवान की कृपा से मेरे को कोई निराशा देखने को मिली नहीं है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, उनके निराशा शब्द आता ही नहीं है। वैसे भी बेरोजगारी का सामना नहीं किया है और छोटी उम्र में ही आप नौकरी लग गए हैं, तो ये निराशा के भाव, निराशा के वातावरण आपने देखे नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और आपके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूज रहता है कि बीएससी नर्सिंग की जाए या जीएनएम का कोर्स किया जाए, तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्या कुछ होता है इसमें? जी, जैसे कि जीएनएम जो होता है उसे मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन वो होता है डिप्लोमा कोर्स। लेकिन और जो बीएससी नर्सिंग होती है वो 4 वर्ष का कोर्स होता है और वो एक डिग्री कोर्स होता है। तो उसमें जो मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है कि नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ का। जब आपके पास आप एक रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ बन जाते हो, तो उसके बाद के अंदर क्या है कि जो जीएनएम वाला बंदा होता है वो क्या है कि सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्टेड एग्ज़ाम्स, जैसे कि रेलवे हो गया, एनएफएल हो गया, और सीमा सुरक्षा बल हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया। कुल मिलाकर के अगर जीएनएम के बजाय बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया जाए तो उसके ऑप्शन ज़्यादा खुले होते हैं, ज़्यादा ब्रॉड ये कोर्स है। मोहित का कहना यही है कि हमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स ज़्यादा वरीयता दे करके करना चाहिए। जैसे अभी आप नर्सिंग अधीक्षक के पद पर हैं, जी। तो आगे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की क्या तैयारी चल रही है और क्या कुछ योजना है आपकी? देखिए, जो मेडिकल जो फील्ड होता है उसमें अपने क्या है कि नॉलेज को बार बार अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि जो वर्ल्ड के अंदर नई नई डिजीज़ेज़ आती हैं, नए नए ट्रीटमेंट आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी खुद को अपडेट करना पड़ता है। तो पढ़ना तो हमें पड़ता ही पड़ता है। और मतलब क्या है कि मैं औरों को भी, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको भी ये बोलना चाहता हूँ कि किताबें साइड में रख देते हैं बच्चे। अब किताबें साइड में रख देते हैं, फिर क्या है कि उनके जो नॉलेज है वो वहीं का वहीं रह जाता है। फिर बिल्कुल सही, मेन बात ये। तो उनको भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो एक होता है, सबके जो अपने अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं, लेकिन जो मेरा जो सेटिस्फेक्शन के प्रति जो थॉट्स होता है कि जो अपने जो वर्क प्लेस पे ऊपर आप ईमानदारी से तो रहिए, लेकिन क्या है कि नॉलेज को आप गेन करते रहिए आप। तो अभी वो मैं कोर्स वापस मेरा कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद एमएससी कंप्लीट करके मेरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से फिर मैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम दूंगा, मैं एम्स न्यू दिल्ली के लिए। जी। तो अजय आर्ट्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप प्रोफेसर भी बने और आपके तमाम ख्वाब है वो पूरे हों। मित्रों, कालू में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं का खजाना है हमारा ये कस्बा, और उन प्रतिभाओं को आप तक उनका परिचय पहुंचाने का काम का प्रयास अजय आर्ट्स कर रहा है। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि केवल और केवल सरकारी नौकरी लगना ही प्रतिभा की पहचान नहीं है। अनेक फील्ड्स में हमारे यहाँ के बच्चों ने अपना परचम फहराया है, वो चाहे अपना खुद का बिजनेस करने का बात हो या कोई प्राइवेट सेक्टर में बड़ी नौकरी हासिल करने की बात हो। जीत का ये जश्न
और कालू के रत्नों का यहाँ पर आगमन बेदस्तूर जारी रहे। भारत सादर नमस्कार।